क्या हुआ? अच्छा बस ठीक है ठीक है ठीक है। जरा जी लेक्चर 3 है क्या? बहुत बढ़िया। रिलेशन एंड फंक्शंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे। आई होप आप लोग आज घर से अच्छे से लिख के आए हैं। बहुत बढ़िया। आज जनसंख्या कम क्यों है? अरे वाह भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्ट पड़ा है। मुझे डर अच्छा लगा भैया है ये सब हो गया था भैया। कोई सेवा वाली रहेगी ठीक है इसमें? कोई एक आधा क्वेश्चन ये हो गया, शो दैट ही करना है। कोई एक आध एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक। बोलो भैया सही है, एकदम सही है, बिल्कुल। मैं भेज कर रहा हूँ, नहीं मामला। इसके भी एग्जाम्पल सोच लिए होंगे। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव। कोई एग्जाम्पल दे दो भाई। रिफ्लेक्सिव में, अरे आप सुन दो, लोग आयो सुनने दो। रिफ्लेक्सिव में हाफ हाफ ही लिख देंगे, सही है जी। फिर सिमेट्रिक में वही लिख देंगे 1 2, नॉट 1 2 बिलोंग्स टू हर, बट 2 1 डू नॉट बिलोंग्स टू हर। बोलो भैया हाँ जी। और फिर आता है जी हमारा, किसने किया है? क्या है बताओ एग्जाम्पल? 28 28 कॉमा 11 11 कॉमा 2 11 कॉमा 2 कहते हैं। 2 का क्यों पार्ट होता है? 11 तो बड़ा हो गया, तो गलत ही हो गया, तो एग्जाम्पल ही गलत। और भाई नेक्स्ट तुम बोलो साहिल। 12 कॉमा 3 belongs to R, 3 कॉमा 2 belongs to R, but 12 कॉमा 2 do not belong to R। अरे 50,000 एग्जाम्पल है यार, कोई भी कर लो यार, 50,000 एग्जाम्पल है भाई। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही। और बताओ क्या चाहिए? ये दूसरे दिख गया आपको? कह रहे देखो 1 2 है, 2 1 है, तो ये क्या होगा बेटा हमारा? बट ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये, क्योंकि ना तो मुझे 1 1 दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोलो मुझे 1 2 दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है, लेकिन 1 1 नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी। बहुत बढ़िया, सही हो गया, हो गया। अब ये बोलना कि ये भी कराओ। मल्टीपल ऑफ 4 वाला कराया था, बस ये क्या आ गया हमारा? E1 सेम एज मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल सेम लिखना है। वहां हम क्या लिख रहे थे? a माइनस ए का मोड इज इक्वल टू 0 0 0 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज E1 ऑफ। फिर अगर a माइनस बी मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या रखा था आपने? k। क्या रखा था? k क्या था? मल्टीपल ऑफ, अब क्या है? E1। तो b माइनस ए बी क्या होगा बेटा हमारा? E1। बात बड़ी ये कहा है। फिर ए बी है, बी सी है, फिर वही ऐड करेंगे a माइनस बी, a प्लस एम। सेम है यार, ये वाला देखो मल्टीपल ऑफ 4 वाला किया हम लोग। फिर ये तो हो गया होगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q। तो P पॉइंट की दूरी ओरिजिन से, P पॉइंट की दूरी ओरिजिन से सेम होगी कि नहीं होगी? मान लो मैं P पॉइंट हूँ, मेरी दूरी ओरिजिन से और मेरी दूरी ओरिजिन से सेम है कि नहीं है? तो P कॉमा P बिलोंग टू R, और ऑल P बिलोंग टू R, ठीक है ना? उसके बाद सिमेट्रिक में अगर P Q बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है जो दूरी ओरिजिन के साथ P की है वही ओरिजिन Q के साथ है। उल्टा भी पॉसिबल है बेटा। तो OQ बराबर होगा किसके? OP के। तो देयरफॉर ऐसी OP है, OQ है, OR है, OQ है, कुछ भी तो नहीं है। T1 इज सिमिलर टू T2। क्या T1 T1 के सिमिलर है? यस, मैं खुद के क्या होता हूँ भैया?
T1 T2 के सिमिलर है, तो क्या T2 T1 के सिमिलर होगा? तो ये पढ़ाना पड़ रहा है। T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 क्या T3 के सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा मेरे भाई। उसके बाद बताओ जी, P1 and P2 have same number of pages, क्या P1 P1 have same number of pages? P1 P2 have same number of pages, तो P2 बकवास क्वेश्चन है यार, क्या ही पढ़ा रहा हूँ। L1 is parallel to L2, क्या L1 L1 के पैरेलल होती है? L1 L1 के पैरेलल है, उसके पैरेलल हूँ क्या मैं कोइंसिडेंट हूँ? वो भी पैरेलल ही है। वो भी क्या होता है, कई बच्चों को समझ नहीं आता कि सर पैरेलल और कोइंसिडेंट सेम कैसे होगा। अभी हम सीडी पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा वैसे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन? एक सेकंड, हाँ खड़ा करके ये तीन बच्चों को बैलेंस, मैं तुम्हें बैलेंस का डेफिनेशन बता। अरे भाई तुम तो आईटी की तैयारी कर रहे हो, बैकएंड इंजीनियर बनोगे तुम भाई, तो पैरेलल की नहीं पता डेफिनेशन? बड़ी हैरान की बात है यार, क्या होता है भाई पैरेलल का डेफिनेशन? चलो भाई भाई मैंने को छोड़ा, बड़ी बेइज्जती होगी तुम्हारी। क्या होता है पैरेलल लाइन? छोड़ दे, जो मीट नहीं करते आप यार, बड़े बच्चे तुम तो मैच बच्चे हो ना, तो क्यू लाइन के बारे में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा है? पढ़ा होना चाहिए, इंजीनियरिंग में तो पढ़ाते हैं क्यू लाइन क्या होगी, ऐसा नहीं होता। ये डेफिनेशन तो वाली है, तो निकाल के फेंक दो, क्योंकि डॉक्टर समझ में नहीं आएगा। ये जो कहते हैं ना नेवर मीट ईच अदर, वो लाइन ही नहीं है, छोड़ दो। क्योंकि हम सीडी पढ़ चुके हो, 11th स्टैंडर्ड में 12वीं कक्षा में आ चुके हो, इन दो लाइन की दूरी हमेशा सेम रहती है एट एनी पॉइंट। तो क्या बोलो, दूरी मतलब कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब उस लाइन को क्या कहते हैं? पैरेलल। क्या बोलते हैं? तो इन ये दो लाइन पैरेलल क्यों है? क्योंकि इनकी परपेंडिकुलर दूरी हमेशा क्या है? इनकी भी तो सेम ही है, 0। इनके भी तो क्या है? तो 3D वर्ल्ड, आप 2D वाला वर्ल्ड छोड़ चुके हो, अब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर आ चुके हो। हम जितनी पढ़ाई करेंगे आज के बाद, या आज से या 11th से शुरू हो गया था, इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन निकला होता है, ऐसा चैप्टर किया था जहाँ पे 2D था, उसके बाद 3D चालू हो गया था। तो जितने भी आप पढ़ाई करोगे वो 3D बेस्ड है, और वहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन और कोलिनियर भी एक ही बात होती है, ये और ये एक ही बात है, ठीक है ना? तो बाकी बात है, तो L1 L2 के क्या है बेटा? L1 L1 के क्या होगी? पैरेलल हो, ठीक है ना? L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L1 के क्या हो जाएगी? पैरेलल। बात समझ आ गई? और L1 अगर पैरेलल है किसके? L2 के। L2 अगर पैरेलल है L3 के, तो L1 भी ऑब्वियसली बात है L3 के पैरेलल हो जाएगी। हाँ जी दक्ष, बिल्कुल ये बात भी कह सकते हैं कि एंगल उनके बीच में 0 है, बिल्कुल बिल्कुल 0 या 180 बोलते हैं। ये किया हम लोगों ने? हाँ, तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 2 3 4 सब के ऑर्डर पेयर हुए हैं आपके टेबलेट? हाँ, 3 का दिखा, हाँ दिख गया, ठीक है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक क्यों नहीं है जी? इसका उल्टा तो दिखाई नहीं मुझे, है ना? ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्टिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक बहुत ही ठीक है। ये वाला जी मतलब ये पुराना है, ठीक है। ये जो B-2 है, लेकिन B 6 से बड़ा होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? B जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 8 आ जाए। ऑप्शन आ गई, पक्का है जी, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा बेटा ये वाला? हेलो, दिखाओ दिखाओ क्या एनसीईआरटी दो, लोग करा देते हैं भाई, छोड़ेंगे नहीं। गिवन एग्जांपल, कोई भी रिलेशन भाई खुद बना लो, मैं क्या बना दूंगा? इनमें से मिल जाएगा, पूरे सब में से मिल जाएगा, कोई भी ढूंढ के सेट दो, तभी तो बकवास क्वेश्चन है। लिमिट और बताओ। हाँ जी, छोड़ दिया बच्चों ने पहले कैसे बकवास में छोड़ो। हाँ जी, और कुछ बचा बताओ भाई। वो क्वेश्चन के नीचे वाली लाइन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन क्या करनी है वो तो बस आने के बाद जो ऐसे खाते हुए वही है, पेट तो पहले ही सही चुका है, नंबर पहले आ जाए। बोलो भैया इतना ही गेम रखने यहाँ से मतलब हमारा रिलेशन खत्म। हाँ तो निकलो, पेमेंट भाई गई, निकलो चलो आई पे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो रिलेशन हो गया क्लियर? फंक्शन हमारी एनसीईआरटी बड़ी पुअर है, हमारी एनसीईआरटी बहुत पुअर है रिलेशन को लेकर। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। मतलब अच्छा अच्छा पहले ये बताओ कैसा लगा रिलेशन? आसान है, मुश्किल है, एवरेज है, कैसा? हाँ जी, क्या होता है ना, मार्क्स तो मिलेंगे ना, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, 5 और 1 6 नंबर का होता है रिलेशन फंक्शन, 6 से लेकर 7 नंबर का चैप्टर है।
क्या तो फंक्शन से फुल फ्लेज 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या कैसे आएगा? उसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्वांटिटी प्रूव करना, लास्ट में 1 नंबर की 2 नंबर की क्या निकालनी है, इक्विवेलेंस क्लास। ये क्वेश्चन उठा के देखो ना, आज के बाद किसी टीचर पे 100% ट्रस्ट नहीं करोगे, ये ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ। ये तो अब जो कोई बच्चा यहाँ पर उसका तो होगा नहीं जो नीट वीट की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा यहाँ पर नहीं, बड़े कम बच्चे होते, लास्ट ईयर थे जो PCMB वाले थे, 1-2 बच्चे थे, काफी गंभीर भी थे उनमें से, उसका भी पेपर था परसों 4 मई। तो कहने की बात ये है कि आपको क्या है कि 100 में 100 बातें हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमने देखा नीट के अंदर भी सेम टीचर क्वेश्चन वही है, आंसर अलग लगा रहे हैं, वो टीचर अलग आंसर दे रहा है, वो टीचर अलग आंसर दे रहा है, तो टीचर पे इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें आ रहा हूँ। जब भी मैं आपको बोलूंगा ना कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तो छोड़ना नहीं, 100%, तो बस उसको एक बार क्रॉस चेक कर लो। 10 साल के पेपर डाउनलोड करके रखो, इतना तो कर सकते हो। 10-12 साल के पेपर नेट से अलग अलग रीजन के, खास करके कंपार्टमेंट वाले, कंपार्टमेंट से नया पेपर में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। कंपार्टमेंट का पेपर एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेपर टफ होता है, क्या आप ही महसूस करोगे, देख लेना, मैं एटली टर्मिनली देख लेना पढ़ाई क्या है तुमने। तो 10 साल का 12 साल का एक पेपर का फोल्डर आपके लैपटॉप में आपके फोन में होना चाहिए। जब मैंने आपको बोल दिया कि बेटा ये वाला टॉपिक 5 नंबर का आ रहा है, 6 नंबर का आ रहा है, इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखो क्रॉस चेक करोगे सही। अब अभी जो भी हमने पढ़ा है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो वो a इज लेस देन b स्क्वायर b क्यूब वाला, और एक था मॉड्यूलस a माइनस b देन e1 और मल्टीपल ऑफ 4। ये 2 प्रकार के अलावा मैंने देखा ही नहीं, मैंने नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, ठीक है ना। 1 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। 5 साल पेपर अपलोड करवा दो, हाँ बेटा पढ़ भी हम देंगे, पेपर भी हम देंगे। ये देखो स्कूल फीडेड कोविड वाले बच्चे, देखो भैया फंक्शन बनाते हैं, क्या बात करेंगे, आ जाओ। फंक्शन का होमवर्क भी किया था आप लोगों को, किया आप लोगों ने, चलो फंक्शन पढ़ेंगे जी, आओ। कमर दीदी, कैन बी ट्रस्ट ऑन यू और नॉट, नो। मैं हमेशा से बात करता हूँ, रिस्पेक्ट एवरीवन, रेस्पेक्ट एवरीवन। आँख बंद करके तो मैं दीदी भरोसा नहीं करता, लाख रुपये चेक करता था, वही तकिया में रख देता हूँ। कौन सर, अरे मजाक कर रहा हूँ, कहीं तुम बोलो। फंक्शन 11 में पढ़ाया था, फंक्शन इज अ मशीन। फंक्शन क्या होती है बच्चों, मशीन, यानी विच वर्क्स ऑन इनपुट एंड आउटपुट मैकेनिज्म, आया ना। इनपुट का मतलब क्या होता है, लेट्स से इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, हम 2 पुट करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। तो दिस इज इनपुट एंड दिस इज, यही होता है बेटा। खैर, a relation is said to be a function if its domain doesn't repeat, उसकी डोमेन रिपीट नहीं करनी चाहिए। ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, आया ना। मतलब एक इनपुट से 2 अलग अलग आउटपुट नहीं आ सकते, बोलो, एक इनपुट से 2 अलग अलग आउटपुट नहीं आ, हाँ, लेकिन 2 अलग अलग आउटपुट से एक इनपुट आ सकता है। ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता कि अगर मैं आज x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो आंसर 1 आ रहा है, कल मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर कुछ और आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो रहा है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ भी बन रहा है और 1 का रिलेशन 3 के साथ भी बन रहा है, पास में भी आप लोगों ने देखा, बोलो भैया। जैसे अभी आप लोगों ने इसी प्रकार से क्वेश्चन देख लो, a माइनस b इज एन इवन नंबर, बोलो भैया। तो इसमें 1 का रिलेशन 1 के साथ तो बन ही रहा था, लेकिन 1 का रिलेशन 3 के साथ भी बन रहा था, 1 का रिश्ता 5 के साथ भी बन रहा था। तो ये रिलेशन तो बढ़िया है, लेकिन ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना बेटा जी। आगे बढ़ो, तो हम कह सकते हैं हर एक फंक्शन कभी ना कभी क्या हुआ होगा, एक रिलेशन था, एक रिलेशन, क्या बोल रहा है बेटा, देखो डर लग रहा है। एक रिलेशन कभी ना, देखो एक रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ये श्योरिटी नहीं, लेकिन एक फंक्शन हमेशा क्या रहा होगा कभी। हमने टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बात की थी कि नहीं की थी 11th में, आते हैं ना तुम लोगों को, पक्का है ना। चलो बताओ बेटा, सिग्मा फंक्शन क्या होता है, सिग्मा ऑफ बेल, हाँ जी बताओ भैया, कौन आया है? अंकल नहीं आते हैं या घर नहीं गए, उधर पढ़ो।
चलो आप उनका भी आए हैं, कल कोई बनाएगा तो डेंजर डेंजर बोलना है। अंकल 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 बोलना, ठीक है। चलो इधर देखो, अरे यार मेरे पास बहुत टाइम वेस्ट हो गया, इधर देखो। हाँ भाई कहाँ ये बच गया भाई, तुम फंक्शन में पड़ गया है ना, फिर देखो यार क्या मजाक कर रहे हो। पता है रिवाइज करा, तो मैं डेली भर का रिवाइज नहीं करूँगा, सीधा क्वेश्चन ही आएगा तुम्हारे साथ, और तुम कॉपी खोल के देख सकते क्वेश्चन है। सिग्मा फंक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन है, ग्रेडेड इंटीजर के ऊपर भी क्वेश्चन है, मॉड्यूलर के ऊपर भी क्वेश्चन है। ये तो मैं करने मैं नहीं करूँगा, ठीक है, वरना हर चीज कौन फील्ड रह जाएगी तुम्हारी। इधर आओ, अब हमने जो पढ़े थे वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस नहीं थे, वो तो उसकी एग्जांपल कैटेगरी। टाइप्स ऑफ फंक्शन में इस्तेमाल करना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसको समझाने के लिए मैं एरो डायग्राम से इस्तेमाल करूंगा, ठीक है जी, और फिर डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। देखिए ये पहला एरो डायग्राम 1 2 3 4 और ए बी सी डी ई एक्स, ठीक है जी। ये x1 है और ये x2 है और ये फंक्शन 1 है। 1 का रिश्ता a के साथ बना है, 2 का रिश्ता b के साथ बना है, 3 का रिश्ता e के साथ बना है और 4 का रिश्ता जैसे d या c किसी के साथ भी बना है, ठीक है जी। ये पहला रिश्ता है, समझ लो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ढंग से पढ़ा था, वैसे इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। ये फंक्शन नंबर 2 है, x1 और x2। 1 का रिश्ता b के साथ भी है, 1 का रिश्ता और 2 का रिश्ता भी b के साथ है, 3 का c के साथ है और 4 का d के साथ है। क्या आया बेटा f3, और यहाँ पर भी आ गया हमारा 1 2 3 4 और यहाँ पर आ गया a b c, सही है जी, 1 2 3 4 और यहाँ पर आ गया भैया a b c d, ठीक है बेटा। क्या आ गया f4 x1 x2 x1 सबसे पहले तो इसको इस तरीके से लिखना सीख लो। 11th में मैंने बहुत कोशिश की थी कि आप सीख पाओ। ये था फंक्शन 1 है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है भैया, x1 से x2। पहले प्रकार का जो फंक्शन आता है वो आता है 1 1 फंक्शन। क्या आता है, अभी 1 1 सुन रहे हैं, पहले मैं आपको इससे समझाता हूँ फिर उसकी डेफिनेशन से समझाता हूँ। 1 1 फंक्शन क्या होता है, f1 फंक्शन नाम दिया हुआ एक ऐसा फंक्शन। 1 अच्छा पहले ये चारों फंक्शन है भी या नहीं है, डोमेन तो रिपीट नहीं हुई ना किसी की भी, तो फंक्शन तो है। आगे कौन सा फंक्शन, पहला आता है 1 1 फंक्शन। 1 1 क्या होता है, 1 on 1, समझ रहे हो। तो एक ये क्या होता है, फ्री यूनिट। ये क्या होता है, हर एक इमेज की एक ही क्या होगी, समझ आ गई। 1 का रिश्ता एक है, 2 का रिश्ता एक है, इसका रिश्ता भी एक है, इसका रिश्ता भी। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ बेटा हमारा, 1 है कि नहीं है 1 1। क्या ये 1 1 है, ये तो मैनी 1 हो गया ना, बोलो मैनी 1 बोलो भैया। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, इस फंक्शन को बोला जाता है मैनी 1। जो 1 1 नहीं है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट मैनी 1। जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो क्या है, जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो क्या है, एक का रिश्ता एक के साथ है 1 1, कईयों का रिश्ता एक के साथ है। ये तो मेरा उसी रिश्ते में क्यों जाएगा, और मेरे रिश्ते नहीं है, बोलो मेरे परिवार वालों का रिश्ता मेरे साथ है कि नहीं है। तो फिर ये भी तो आ सकता है तुम्हारे दिमाग में, हम तो सोच का ही चीज समझ में आ गई, 1 1 समझ में आ गया, मैंने समझ में आ गया। बताओ ये कौन सा है, आवाज ही नहीं आई, सब बढ़िया पढ़ाया, आवाज तो बढ़िया लाओ। मैंने 1, ये बताओ ये क्या है जी, बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं जी, हाँ जी, ऑन टू फंक्शन। इसकी बात करते हैं, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी भाषा कि इमेज साइड पर कोई वेला नहीं बचना चाहिए। क्यों वेला, वेला मतलब फ्री, खाली नहीं होना। खाली मतलब सबकी कोई ना कोई रिश्तेदारी हो, यहाँ पर कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डी खाली हो गया, यहाँ पे एफ खाली हो गया, तो ये ऑन टू नहीं, ये ऑन टू खाली नहीं होना चाहिए। यानी हर एक एलिमेंट जो x2 के अंदर प्रेजेंट है उसकी एक फ्री इमेज जरूर मौजूद होनी चाहिए। बोलो एक हो मल्टीपल हो, नहीं एक हो नहीं। यहाँ पर देखो
फिर ई वाला खाली बच रहा कि नहीं बच रहा? बोलो। ये भी ऑन टू, ये भी ऑन टू नहीं है। क्या ये ऑन टू है? कोई खाली बचा? यहाँ पर इमेज साइड पर सबकी फ्री इमेज है कि नहीं है? ये क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? पहले डोमेन साइड पे खाली बच सकते हैं बाबू। डोमेन साइड पे खाली बच रहना तो मतलब फंक्शन ही वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ तो कभी खाली बचेगा ही नहीं, सब कुछ पुट करना पड़ेगा आपको। बोलो भैया। मैं बताता हूँ कैसे। देखो तुमने 11 तक नहीं ले जाते हो, तुम लोग 11वीं कक्षा तक ले ही जाते हो। चलो अभी देखते हैं कौन ढंग से पढ़ कर आया, कौन ढंग से पढ़कर नहीं आया। तो जो मैं पूछता हूँ, तुम बेटा खड़े हो, दैट गर्ल ये अब इसकी डोमेन और रेंज बता दो बेटा। अब देखते हैं क्यों पिछले साल का डोमेन रेंज इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ऐसा क्यों बेटा? आंसर कभी 0 नहीं आएगा, 0 डाल सकते हैं। अच्छा डोमेन क्या होता है? हमारा डेफिनेशन नहीं प्रॉब्लम चल रही है, जो ठीक होगा। डोमेन क्या होता है? हिंदी बोल दो। हाँ मुझे पता है डोमेन होता क्या है। ये तो अंग्रेजी डेफिनेशन है, हमारी भाषा क्या है? डोमेन मतलब जो डालते हैं। हाँ हम एक्स की जगह पुट कर सकते हैं, तो इसकी डोमेन क्या होगी? सारे रियल नंबर एक्स 0 को छोड़ा, 0 को छोड़ा। अगर मैं इस फंक्शन की एरो डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ बहुत सारे नंबर क्या शून्य हो गए नंबर, कोई नंबर आ ही नहीं सकता प्री इमेज में जो मैं डाल ही नहीं सकता। बोलो भैया, याद होगा तुम्हारे सपनों में आने वाला क्वेश्चन। तुम खुद बोल दो, मैंने नहीं बोला, तुमने खुद बोला। ठीक है, रूट 9 माइनस, इसके अंदर -5 का कोई काम है क्या? है? अगर -5 लिख दिया, ये फंक्शन ही वेल डिफाइंड। जब वेल डिफाइंड है मैं बाइफरकेट कैसे करूं? 1 1 ऑन टू मैनी 1 में पहले वेल डिफाइंड फंक्शन तो दो मेरे को। बोलो भैया, तो बचेगा सवाल ही बेबुनियाद था। कह रहे क्या डोमेन में खाली बच सकता है? अरे बचेगा ही नहीं, अगर बच रहा है यानी फंक्शन ठीक नहीं है। हम सब कुछ पुट करेंगे जो इस पुट में इस जगह हम डाल सकते हैं। जैसे आपको याद होगा -3 से 3 के बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसे था ना? तो इस बात को ध्यान रखो, 11th क्लास को स्ट्रॉन्ग करके आओ, जितना स्ट्रॉन्ग कर वरना ढेर हो जाए। ये आपका रिलेशन जितना आसान है हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी वेरी वेरी। मैंने आपसे सवाल पूछा था रिलेशन कैसा लगा, तुमने कहा आसान लगा, मॉडरेट लगा। मुश्किल किसी ने नहीं बोला, कोई मुश्किल आया नहीं। क्वेश्चन ही देखो उत्तर किया अभी हम लोगों ने, है उत्तर के क्वेश्चन क्या परेशान करेगा रिलेशन किया। और वहाँ पर याद आएगी किसकी? 11th मेरी तो आएगी 11वीं कक्षा की भी याद आएगी। 11वीं कक्षा को स्ट्रॉन्ग करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज की क्लास में शायद ही कोई होमवर्क जाए। तो अगर होमवर्क नहीं है तो ये 1.5 दिन जो बचे हैं तुम्हारे पास रोक दो 11th स्टैंडर्ड। सही है जी? तो अच्छा ये ऑन टू है बेटा, बताओ ये ऑन टू, ये क्या है? ये 1 1 भी है और ऑन टू। बात में आ गई, समझ में आ गया? 1 1 क्या है? एक का रिश्ता एक के साथ 1 1, एक का रिश्ता एक के साथ, एक का रिश्ता कईयों के साथ। चांटे पड़े। अच्छा एक सेकेंड, ये वैसे हिंदी में बोलना ही नहीं चाहिए, वैसे हिंदी में बोलना ही नहीं चाहिए ना। अब रिश्ता ये भी है और रिश्ता ये भी है ना, तो हिंदी में बोलना ही नहीं चाहिए, तो अंग्रेजी में बोलना। अरे ऐसी बात क्या? अरे और सुना तुमको, अरे सुन तो लो, तुम कौन कर रहे हो यार? एवरी एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं? इमेज। एवरी एलिमेंट इन इमेज हैव सम प्री इमेज इन प्री इमेज। अभी ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी है, प्री इमेज और इमेज ही लिखा हुआ है, ठीक है ना? या सेट ए और सेट बी का भी एक के साथ एक ही इमेज है, यानी इसका एक ही एलिमेंट यहाँ अगर है मिनिमम एक, तो क्या है? ऑन टू। और एक प्री इमेज की एक ही इमेज है, तो बस तो ही बात याद रखिए, तीसरी बात याद रखिए। और अगर बस 1 1 नहीं है तो क्या है? ऑन टू नहीं है तो उसका कोई नाम नहीं। 1 1 नहीं है तो क्या है? एक इमेज की, हर एक इमेज की कोई ना कोई क्या चाहिए? अगर ऐसा है तो फंक्शन ऑन टू है। ओके, एक प्री इमेज एक ही इमेज से रिलेटेड है तो वो बस क्या है? बहुत सारी प्री इमेजेस एक इमेज से रिलेटेड है तो नहीं। बोलो, बात समझ आ गई? अभी इंटू विंटू कैसे कह रहे? इंटू क्या होता है? कभी आता नहीं है इंटू विंटू।
तो ऑन टू नहीं होता क्या, इंटू क्या होता है वो बात बताएं, तो छोड़ कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। चले आगे। अब आते हैं इनकी डेफिनेशन पर। हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वो रीड करते हैं और लिखने की भी कोशिश करते हैं, अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हो। वो है डेफिनेशन नंबर 5। ये समझेंगे बेटा, डेफिनेशन नंबर 5 है ना ये। डेफिनेशन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, अगर एक फंक्शन है, नाम दिया हुआ है एफ एक्स से वाई इज 1 1। अब 1 1 के ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्या लिखा है, इंजेक्टिव। अब 1 1 का दूसरा नाम क्या है बेटा, इंजेक्टिव, ठीक है जी। इफ इमेज, इमेज समझते हो तुम आप, इफ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट समझते हो, अलग अलग एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर, यानी हर एक एक्स में मौजूद एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी। बात समझ आ गई। अब ये वाली डेफिनेशन हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, ये तो सिर्फ देखने के लिए। जो नीचे लाइन लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, फॉर एवरी x1, x2। अच्छा समझ हमें सही आता है, लेकिन प्रूव हम इससे करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे। एवरी x1, x2 belong to x, fx1 is equals to fx2 implies that x1 is equals to x2। अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज इट इज, ठीक है। अब ये क्या लिखा है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कि जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा आपको समझ नहीं आएगा। फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग टू x, अगर मैं fx1 को fx2 के बराबर रखूं और सॉल्व करके मुझे क्या मिल जाए, x1 और x2 मिल जाए, तो वो क्या होगा, 1 1। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा, और मैनी वन का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, इसका भी होता है कुछ नाम, सब्जेक्टिव तो ऑन टू को बोलते हैं, एक इंजेक्टिव हो गया, इसका कोई नाम नहीं होता शायद, नहीं नहीं। ये क्वेश्चन ऑन टू 1 1 भी हो सकता है, नहीं एक ही होगा, या तो 1 1 होगा या वो मैनी वन। अभी जो मैंने अंडरलाइन किया ना बेटा, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये अलग गेम है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में कमी आएगा। अच्छा पहले देखो, सिर्फ 1 1 की बात कर रहा हूँ, ऑन टू की बात नहीं कर रहा। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है x2 और जो फंक्शन बन रहा है वो नेचुरल टू नेचुरल बनता है। अब आप सोच के बताओ, क्या ये 1 1 है, जल्दी सोच लिया, क्या ये 1 1 है, कैसे सोचा, क्योंकि मैं 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 2 पुट करूंगा तो 5 पुट करूंगा तो हमेशा अलग ही आंसर आएगा। बोलो भाई, एक का एक ही आएगा ना, तो ये 1 1 तो है, इज 1 1। अब मैं इसको साबित कैसे करूंगा एग्जाम में, आओ बताना। मैंने पिछली क्लास में डिस्क्लेमर दिया था कि हर एक क्वेश्चन को जो प्रूव हो रहा हो हम एग्जांपल देके प्रूव नहीं कर सकते, जनरेट करेंगे। वो जनरेट क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन नहीं बता, आपको ये लिखना है, तो हम लेट करेंगे x1, x2 बिलोंग टू x। अब यहाँ पर x क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। ये x1, x2 दो कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, सच दैट हम x1 और fx2 को क्या रखेंगे, बराबर। x1 यहाँ पुट करो, क्या है भैया, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। बोलो एनी हाउ, क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 के स्क्वायर के बराबर रखता हूँ, क्या x1 x2 के बराबर होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर काट, तो बोलो भैया, तो x1 किसके बराबर आ गया, तो देयरफॉर इट इज 1। हमें पेपर में ये लिखना है। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि यार ये हो क्या रहा है, ऐसा क्या हमने साबित कर दिया, ऐसा मैंने क्या लिख दिया कि मैडम कन्विंस हो गई। तो उसको समझने के लिए ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस सही होगा, और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने x1 पुट किया फंक्शन में, और x1 क्या था बेटा मेरा, नेचुरल नंबर। बोलो अपने दिमाग में नेचुरल नंबर सोच लो, बताना मुझे, क्लियर है जी, सोच लिया, फंक्शन में पुट करना है। x2 मैंने क्या लिया है, x1 और x2 दो अलग अलग क्या है, नेचुरल नंबर है, दो अलग अलग क्या है। आपने x1 सोच लिया, एक x2 सोच लो, सोच लिया, बोलो मैंने भी सोच लिया। फंक्शन में पुट करते हैं, x1 यहाँ पुट करो, एक आंसर आया होगा, x2 यहाँ पुट करो,
एक आंसर आया होगा। क्या वो दोनों आंसर सेम है? किसी के सेम नहीं है, मेरे सेम, क्योंकि मैंने x1 x2 सेम ही लिया था। क्या इसके अलावा और भी तरीका है? आपने x1 क्या माना था? 15 माना था, तो आपका x1 का स्क्वायर 225 आया होगा। x2 क्या माना था? 16, तो क्या आया था? 256, बराबर नहीं? बराबर। अब देखो, आपने x1 लिया 15 और x2 लिया बच्चों 16। सुनना मेरी बात, कोई ढंग से सुनना। तो आपने फंक्शन में x1 डाला तो 225 आया होगा बेटा, फंक्शन में x2 डाला तो क्या आया होगा? 256। क्या हम दोनों को बराबर रख सकते हैं? यानी आपका तो एग्जाम्पल ही गलत था। यानी यहाँ बेटा हर एक बच्चे का एग्जाम्पल क्या था? ऑनलाइन हर एक बच्चे का एग्जाम्पल क्या था? कह रहा मैंने तो 1 and -1 लिया, सब पर नीचे गाड़ बस -1। मतलब उसको भी लगाते कह रहे ये तो पहले चलो 11 5वीं कक्षा। एक वीडियो भैया मेरे पास, आज से लगभग 7 साल पहले की। ज्ञान और मैं, ज्ञान को मैं किसी वो स्पोर्ट्स खेलता है कोई जिम्नास्टिक में, वहां से लेकर घर जा रहा है, तो वो थोड़ा फ्लेक्स कर रहा था, कहता है मुझे तो आती है बैक काउंटिंग आती है ना, बैक काउंटिंग। तो 10 सुनाई, 9 सुनाई, 8 7 6 5 4 3 2 1, अरे क्या बताऊं क्या था? कह रहा है 1 -1 को क्या कह रहा था? मतलब उसको पता है, तुम्हें नहीं पता। मान लो शुरू होता है 1 माइनस, मैं कहा था आप सारे बच्चों ने इंक्लूडिंग ऑनलाइन तो अलग अलग नंबर लिए। बोलो क्या उन दो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों नंबर को पुट करने पर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये कब होगी? जब नंबर क्या आएंगे? बोलो। इसलिए फंक्शन क्या है? 1 1। इसलिए फंक्शन क्या है? एक और मूर्खता वाला सवाल है कि सर प्लस माइनस काहे नहीं लगाया, और वो भी समझा देता हूँ। क्योंकि मेरा यहाँ पर क्या है, वहाँ तो नेचुरली पड़े हुए हैं ना, मतलब नेगेटिव नंबर है जी, इमेज कैसे बनाऊंगा मैं माइनस के साथ? बोलो भाई, चलो अब तुम्हारा काम ऊपर करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में समझाते हैं। सुनो, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और अब हो चुका है इंटीजर टू इंटीजर। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये 1 1 है? सोच के बताना, क्या ये 1 1 है? 1 1? ये मैनी 1 कौन सा फंक्शन है? क्यों है वो भी हम ऑलरेडी डिसाइड कर लेते, क्योंकि मैं 1 पुट कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है? और -1 पुट कर रहा हूँ, आया ना बात समझ? बोलो अब ऐसे समझते हैं, x1 सोचो मन में, सोचो x1 x2 ओके, fx1 fx2 है, दोनों बराबर आए, कईयों के आए होंगे, कईयों के नहीं आए। बोलो भैया, कईयों के आए होंगे, कईयों के। अब किसी ने 1 पुट किया, फॉर एग्जाम्पल भाई ने बता दिया अपना आंसर, किसी ने x1 को क्या लिया, चलो बराबर आया किसका था? इसके अलावा लास्ट को x1 क्या लिया था बेटा? माइनस, और x2 क्या लिया था बेटा? 2। ये पुट करने पर क्या आया था बच्चों? और ये पुट करने पर भी क्या आया था? बोलो। लेकिन ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर, यानी -2 पुट करने पर भी 4 और 2 पुट करने पर भी, ये कौन सा फंक्शन हो गया? आप खुद ही सोच लो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो तरीका लिखा हुआ है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर x1 और x2 मान लीजिए आप 2 नंबर सोचते हो अलग, और उनको पुट कर अगर fx1 fx2 के बराबर आ रहा है, तो समझ लेना वो फंक्शन 1 1 होएगी। अगर x1 और x2 अलग अलग नंबर लेकर fx1 fx2 के बराबर नहीं आ रहा, तो सिर्फ तभी बराबर आ सकता है जब x1 और x2 में क्या लूं, तो ही वो फंक्शन क्या होगा। ठीक है जी, यानी अगर मैं x1 x2 तो आपके हिसाब से अलग अलग नंबर डालता हूँ और प्रोसेस करता हूँ, तो वो अलग अलग नंबर नहीं है, वो नंबर क्या है? सेम ही। वो नंबर क्या है? सेम। डेफिनेशन है 1 1 में। अगर fx1 को fx2 के बराबर रख के x1 x2 के बराबर आ गया, यानी जो 2 नंबर आपने सोचे थे ना, वो अलग है ही, वो नंबर क्या थे? सेम नंबर पुट करके सेम आएगा ही आएगा, तो वो क्या है? लेकिन सेम नंबर या अलग अलग नंबर पुट करके सेम आंसर आ गया, ये कैसे हो रहा भाई? यानी 15 पुट करके भी सेम आंसर आ रहा है, 16 पुट करके मान लो सेम आ जाता, तो 1 1 कहते हैं। वो तो क्या हो गया? मैनी वो क्या है बेटा? अब ऐसे कह रहे नॉट 1 1 कैसे प्रूव करेंगे? एग्जांपल देखा है, अभी तो बताया आपको मैंने, कोई चीज 1 1 है तो जनरल, नहीं है तो एग्जांपल। अभी रुक जाओ ना, प्रेजेंटेशन तो पहले दिन बात करते ही नहीं होंगे, पहले 1 1 का महत्व तो समझ लो। समझ में आ गया? बोलो नेक्स्ट डेफिनेशन बताते हैं, वो क्या है भैया? की बात कहां से हो रही है?
फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना। तो फंक्शन चेक कर दो तुम्हारे जी बाबू, अभी रुक जाए आप। ये थोड़ा कि ये कहाँ था 1 1, ये सेम सेम कहाँ से, तो आपने -2 पुट किया, 2 पुट किया, सेम तो नहीं आया ना, समझ रहे 1 1 नहीं। अब सेम नंबर पुट करते हो आंसर क्या आता है, वो क्या हो गया, ठीक है जी। हम ऐसे जोड़ लेना भाई, 1 के साथ 1 ही नहीं आएगा, 1 के साथ 4 आ रहा है, समझ रहे। अब 2 पुट करने पे 2 थोड़ा मिल रहा था, 2 पुट करने पे तो क्या मिल रहा था, वो आपका डबल थोड़ा होगा। अच्छा जी, अब आते हैं किस पर बेटा, डेफिनेशन नंबर 6, डेफिनेशन नंबर 1 1 की डेफिनेशन सिंपल है, जो आज आप सीख के जा रहे हैं। पेपर में क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो अगले आपने सीख लेंगे। सबसे आसान होता है 1 1 प्रूव करना। पहली डेफिनेशन वही है कि एक का रिश्ता किसके साथ होना चाहिए, एक के साथ। एक का रिश्ता किसके साथ होना चाहिए, वो क्या है, फॉर एवरी वाली लाइन घर जाके याद कर लेना। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x such that fx1 is equals to fx2 implies that x1 is equals to x2 function is 1 1 otherwise याद कर लेना, इम्प्लीमेंटेशन मेथड। हाँ जी चलो भैया, डेफिनेशन नंबर 6 क्या है, अ फंक्शन fx2y is said to be on to ब्रैकेट में सर्जेक्टिव, ब्रैकेट में क्या है सर्जेक्टिव। इफ, ये अभी जो हमने आपको बताया था, देखो क्या लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y is the image of some element in x of x, y के अंदर हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, सी इमेज होनी चाहिए x के अंदर। बोलो भैया, कोई ना कोई उसका क्या होना चाहिए, रिश्तेदार। ये तो हो गई भैया समझने वाली बात। अब पेपर में क्या लिखेंगे, देखो दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, देखो यही बात को एक अलग अंदाज में लिखा हुआ है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन x such that x के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि वो पुट करके क्या आ जाए, ये भी मतलब है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ऑन टू हमेशा स्टेटमेंट से ही चीज होगी, बताएंगे आपको। समझ आ गई, एक नोट लिखते हैं। नोट क्या है, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इफ अ फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, इट इज नोन एज, उस फंक्शन को बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोला जाता है बेटा, ये होता है इंजेक्टिव, ऑन टू होता है सर्जेक्टिव। कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन को क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव। इस वर्ड को बड़ा याद रखना, पेपर में इस चैप्टर से तो आएगा ही आएगा, अगला चैप्टर इसके बिना होगा नहीं। किसी शब्द की वजह से मैं पहले रिलेशन फंक्शन पढ़ाता हूँ, फिर इनवर्स इनवर्स। ठीक है जी, बात समझ आ गई, बोलो बोलो बोलो, इतना समझ आ गया। हाँ जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं फिर वही, अगर मेरा एक फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल और मेरा फंक्शन अभी भी यही है x स्क्वायर, क्या ये मेरा फंक्शन ऑन टू होगा, यस और नो, हाथ खड़ा करेंगे। क्या ये मेरा फंक्शन ऑन, मैं चाहता हूँ सब बच्चों का हाथ खड़ा हो, क्या ये फंक्शन 1 1 तो हो चुका है ना, 1 1 तो ये है ना, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, ऑनलाइन वाले मिस रिएक्शन, अरे सबका सवाल नहीं होते, क्या सोचना आपको कि इस साइड पे कोई विलर तो नहीं बच रहा, जिसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है यहाँ पर, बोलो सोच पाए, क्या ये ऑन टू है, ऑन टू यस है, ये भाई कह रहा है ऑन टू है, यानी कोई विलर नहीं बच रहा। बात करते हैं, इधर कौन सा नंबर, अरे रुक जाए तो ठीक है, मैं हूँ भाई, इधर क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 पुट करने पर क्या होगा, 2 पुट करने पर 4, 2 और 3 कैसे आएगा, √2 कैसे हो सकते हो, क्या है। अब तुम्हें समझ में आ गया 11th में मैं क्यों दबाव डालता हूँ ये लिखने के लिए, क्योंकि n to n में पोर्शन अलग है, z to z में अलग है, r to r में अलग है।
तब तो बच्चा पता है स्कूल में मैडम से पढ़कर आता है, वो कहता है कि अरे मैम कहते बेटा इसका कोई फायदा नहीं, वो कहता है ट्यूशन वाला से पाला है। हम दूर दृष्टि देखकर बात कर रहे होते हैं, टीचर तुम्हारी कॉपी मांग चेक करने और आगे भेजना, उनको गलत नहीं कहूँगा, वो एक दायरे में पढ़ा सकते हैं, समझ रहे हो? और नॉट एवरी टीचर कोई टीचर है। पसंद आ गई तो क्या ये ऑन टू है? यस बोल रहे हो, यस बोल रहे हो, ऑन टू है? हाँ, नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं। क्यों? एक एग्जाम्पल, 3 वेला बच गया, बस हो गया, यही आंसर है। मैडम 3 वेला देखो, हाँ ये लिख के आएंगे, वेला वर्ड लिखेंगे, कुछ और लिख देंगे, लिखना यही है हमको, एक एग्जाम्पल लिखना है। मैम देखो 3 की कोई सी इमेज, मैडम बोलेंगे ठीक है बेटा मान लें, चलो। अगर क्वेश्चन हल्का सा बदल दिया जाए Z to Z, हाँ जी क्या अब ये ऑन टू होगा? मैं बोल रहा हूँ भाई, होगा नहीं होगा भाई, कहीं तो ठीक भाई, मतलब पूरे लाश है, लाश ना हाँ में होते हैं ना में होते हैं, बस तब रात बैठेंगे तब आते घर जाएंगे मोमो खाते हुए। देखो मोमो वाले को नहीं चाहिए, आते मोमो जाते मोमो, क्या है मोमो ही हो गया। बोलो क्या ऑन टू है? बोलो भाई साहब, कोई है कि ऑन टू है? सर क्या बात कर रहे हैं, बोलो। नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ 3 तो भी मिलना है, 3 तो ये ऑन टू नहीं। चलो लास्ट, अरे मतलब आज का लास्ट नहीं, आज ही का लास्ट है, अभी तो 4-5 मिनट ढूंढूंगा। तो रियल टू रियल रुक जाओ, क्या ये ऑन टू है? ऑन टू है? कहाँ से पढ़ने से, कहाँ से नेगेटिव नंबर कहाँ से लाओगे? तुम्हारा फोकस 3 तो धन खाली रियल है, ऐसे बनते हैं देखो। अरे भाई इधर देखो, इधर दुनिया जान के सारे रियल नंबर का स्क्वायर करो, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? -1 कैसे आएगा? -1 कैसे आएगा? बोलो, पसंद आ गई? क्या ये ऑन टू है? ये भी ऑन टू क्लियर होगी कितने? जी तो आज का कोई होमवर्क? आ गया।